जरा सोचिए, तारीख है 2 मई 2026। राजस्थान के सीकर में मेडिकल की तैयारी कर रहा केरल का एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और दावा यह था कि अगले दिन होने वाले देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम में यही 300 सवाल आने वाले हैं। शुरुआत में तो ये किसी आम अफवाह जैसा लगा, है ना? लेकिन ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना की शुरुआत थी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो आइए आज के सोर्स मटेरियल के डीप डाइव में समझते हैं कि आखिर देश के इतना बड़ा एग्जाम लीक कैसे हो गया। 22 लाख, जी हाँ, 2.2 मिलियन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स की गिनती है जिनका पूरा फ्यूचर इस एक एग्जाम यानी नीट पर टिका होता है। ये देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब इसी को पास करके वो डॉक्टर्स बनते हैं जिन पर हम और आप अपनी जान तक सौंपने का भरोसा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े लेवल के एग्जाम की बात हो तो स्टेक कितने हाई होंगे, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद एकदम साफ है। हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। वो लीक हुआ पेपर छपने वाली जगह से लेकर स्टूडेंट्स के फोन तक कैसे पहुंचा, हम इस पूरे सफर को ट्रैक करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि सोर्स मटेरियल ने सिस्टम की किन बड़ी कमियों को उजागर किया है। यकीन मानिए, ये पूरी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है, इसलिए एक एक डिटेल पर ध्यान देना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। सेक्शन 1, द इनिशियल एग्जाम डिस्कवरी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पूरे लीक का आखिर पर्दाफाश कैसे हुआ। तो सोर्स मटेरियल बताता है कि जिस स्टूडेंट के पिता को वो व्हाट्सएप मैसेज मिला था, जो कि खुद एक पीजी हॉस्टल चलाते थे, उन्होंने अगली सुबह वो मैसेज अपने हॉस्टल के बाकी बच्चों को भी बांट दिया। लेकिन असली खेल तो एग्जाम के बाद समझ आया। हुआ ये कि वो पिता उन सवालों को लेकर पास ही के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर के पास पहुंचे, और जब उन्होंने सवालों का मिलान किया तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। 180 में से पूरे 135 सवाल बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे थे। मतलब 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के सवाल, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। ना कोई फुल स्टॉप अलग, ना कोई कॉमा। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई थी कि ये कोई गेस पेपर नहीं था, ये 100% असली पेपर का लीक था। सेक्शन 2, ट्रेसिंग द पेपर ट्रेल। चलिए अब इस पेपर के सफर पर नजर डालते हैं। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि ये लीक शुरू कहां से हुआ। जांच रिपोर्ट्स के दावों को देखें तो ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। बाकायदा हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर और मॉनिटरिंग से बचने के लिए शहर के बाहर बनाए गए एक शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया गया। ये एक पूरी तरह से प्री प्लान्ड सप्लाई चेन थी। अगर इसके ज्योग्राफिकल सफर की बात करें तो सोर्स के मुताबिक शुरुआत हुई महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से पेपर की सॉफ्ट कॉपी पहुंची हरियाणा के गुड़गांव। वहां असली सवालों के साथ कुछ एक्स्ट्रा सवाल मिलाकर 410 सवालों का एक गैस पेपर तैयार किया गया, ताकि सीधे तौर पर किसी को शक न हो। और फिर गुड़गांव से होता हुआ यह पेपर पहुंचा राजस्थान के सीकर, जहां इसे फाइनली कैंडिडेट्स के बीच बांट दिया गया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन का जो अर्थशास्त्र है ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। जरा देखिए कि कैसे हर स्टेप पर इस पेपर की कीमत बदल रही है। नासिक से गुड़गांव तक का सौदा हुआ 15 लाख रुपए में। फिर गुड़गांव से राजस्थान के 2 भाइयों तक यह पहुंचा 30 लाख में। इसके बाद जब ये सीकर के एक लोकल एजेंट के हाथ लगा तो कीमत अचानक से घटकर हो गई 5 लाख। और आखिर में उस एजेंट ने इसे अलग अलग स्टूडेंट्स को 50,000 रुपए प्रति स्टूडेंट के हिसाब से बेच दिया। मतलब जैसे जैसे ये पेपर चेन में नीचे की तरफ आता गया, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर वॉल्यूम में मुनाफा कमाया गया। ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता है कि पूरा सिंडिकेट आखिर ऑपरेट कैसे कर रहा था। सेक्शन 3, एलिगेशंस एंड ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज, यानी आरोप क्या लगे और उस पर जवाब क्या है। चलिए जरा घटनाओं के इस टाइमलाइन को समझते हैं। 2 मई को जब पहली बार उस स्टूडेंट के पिता ने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की तो लोकल सीकर पुलिस ने इसे सिर्फ एक अफवाह मानकर टाल दिया। उसके बाद जब सीधे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए तक बात पहुंची, तब जाके एनटीए ने सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया। स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच में एक बड़ी बात सामने आई। उस व्हाट्सएप मैसेज पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग लगा हुआ था, जिसका सीधा सा मतलब था कि पेपर पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो चुका है। और आखिरकार 12 मई को एनटीए को ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ा। अब सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस को भी हाईलाइट किया गया है, खास तौर पे आरोपियों को लेकर जिन्हें बेवाल ब्रदर्स बताया जा रहा है। यहां हमें इन दावों को पूरी तरह से न्यूट्रल होकर समझना है कि सोर्स आखिर कह क्या रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा आरोप है कि इन लोगों को 1 महीने पहले से ही इस लीक की भनक थी। यही नहीं, सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरों के बेसिस पे यह भी क्लेम किया गया है कि आरोपियों के लिंक कुछ बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हैं। और एक और बड़ा दावा जो सोर्स रखता है वो ये कि आरोपियों की अपनी ही फैमिली के 4 मेंबर्स ने ठीक 1 साल पहले यही एग्जाम क्लियर किया था। तो ये वो सारे दावे हैं जो फिलहाल सोर्स के हवाले से सामने आ रहे हैं।
और अब जरा इन कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स पर गौर कीजिए। एक तरफ राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इस लीक का सेंटर महाराष्ट्र का नासिक है, लेकिन दूसरी तरफ नासिक के डीसीपी का सीधा सा बयान है कि ये अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और वहां कोई पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ। ये जो विरोधाभास है ना, ये साफ दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्टेट्स के अथॉरिटीज बस एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। और इस पूरे ब्लेम गेम और कंफ्यूजन के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो है लाखों स्टूडेंट्स जो पूरी तरह से अंधेरे में हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि शुरुआत में ऑफिशियल रिएक्शन क्या रहा। एनटीए के डायरेक्टर जनरल का बयान आया, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, बस कुछ सवाल मैच हुए हैं। अब सोर्स मटेरियल इस लॉजिक पर एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाता है। सोचिए, अगर 180 में से 135 सवाल बिल्कुल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में मैच कर जाएं, तो क्या इसे फुल लीक मानने के लिए पूरे 180 सवालों का लीक होना जरूरी है? ये बात अपने आप में काफी बेतुकी लगती है। सबसे हैरान करने वाली बात जो सोर्स मटेरियल याद दिलाता है वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2024 का इंसिडेंट याद कीजिए, जब ठीक इसी तरह एग्जाम से पहले पेपर सर्कुलेट हुआ था। उस वक्त भी कुछ कैंडिडेट्स को बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे, लेकिन कोई सॉलिड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। नतीजा, हिस्ट्री ने खुद को फिर से रिपीट किया। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब तक सिस्टम की जड़ों में बदलाव नहीं होगा, तब तक ऊपर ऊपर से कुछ नहीं बदलने वाला। सेक्शन 4, इम्पैक्ट एंड ऑल्टरनेटिव पाथ्स। अब देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ और आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई स्कैंडल होता है तो उसका सबसे बड़ा और गहरा असर पड़ता है रियल लाइफ पर। ऊपर से बैठकर री एग्जाम अनाउंस कर देना बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी जो इमोशनल कॉस्ट है ना, वो बहुत भारी होती है। महीनों तक दिन रात एक करके पढ़ना, अपनी नींद, अपनी सोशल लाइफ, सब कुछ सैक्रिफाइस कर देना, और फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि कुछ लोगों ने पैसे के दम पर पूरे के पूरे सिस्टम को बाईपास कर दिया। ये चीज़ मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। अपनी इतनी कड़ी मेहनत को इस तरह से पानी में जाते देखना किसी के लिए भी भयानक रूप से फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन इस पूरी निराशा के बीच सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पॉजिटिव अप्रोच भी देता है। सलाह यह है कि हमेशा अपना एक प्लान बी या प्लान सी रेडी रखना चाहिए। सिर्फ एक फ्लॉड एग्जाम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर अटका देना कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। सोर्स अपनी एक गाइड के जरिए कई बेहतरीन ऑल्टरनेटिव करियर पाथ सजेस्ट करता है, जैसे डेटा साइंस, यूआई डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या फिर क्लाइमेट रिसर्च। ये सारे ऑप्शंस इस बात का सबूत है कि इन ट्रेडिशनल रास्तों के बाहर भी एक बहुत ही कमाल की और अपॉर्चुनिटी से भरी दुनिया है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब कोई सिस्टम इस तरह से बार बार फेल हो रहा हो तो क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम सक्सेस के मायने ही बदल दें? क्या कामयाबी की गारंटी सिर्फ किसी एक ऐसे हाई स्टेक एग्जाम को क्रैक करने में है, या फिर अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से नए और ऑल्टरनेटिव करियर की तरफ बढ़ना एक ज़्यादा स्मार्ट चॉइस है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे सोर्स मटेरियल का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आगे भी ऐसे ही डीप डाइव्स के साथ मिलते रहेंगे।